Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अबाउट यूएनओ, प्रिंसिपल ऑफ द यूएन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वीटो पावर, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, यूएन सक्सेस एंड लास्ट में हम इसकी आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है। द यूनाइटेड नेशंस इज ए ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक राजनीतिक और राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए समर्पित है। दूसरा हम बात करेंगे हिस्ट्री कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनने में कौन कौन से ऐतिहासिक पहलुओं का योगदान रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में दो विश्व के महान शक्तियों के बीच में ये वॉर लड़ा गया, एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर, जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, जिसमें विश्व में एक ऐसी विभीषिका और अस्त होकर विश्व के राष्ट्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था ताकि विश्व में शांति कायम हो, परंतु अपने उद्देश्यों में असफल रही। इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसकारी प्रभाव ने राष्ट्रों को पुनः विवश किया कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें जिससे उनके पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जा सके। अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच में बैठक हुई। इस बैठक में विश्व शांति और राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग की बात की गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी गई। इसे अटलांटिक घोषणा पत्र से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद जो सोवियत संघ उसका अलायंस है, इसमें इसका सपोर्टर बना। तो 1942 का अटलांटिक जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या क्या हुआ, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात रखूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन तथा उसके जो अलायंस थे 26 मित्र राष्ट्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र हस्ताक्षर करने वाले देशों ने प्रतिज्ञा की कि वे सब के सामान्य शत्रुओं को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। उसके जो ऑपोजिशन में जो देश थे, एक्सिस पावर, उसे हराने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। इस उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इस संगठन का संयुक्त राष्ट्र का नाम जो रखने का जो सुझाव है वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का था। 30 अक्टूबर 1943 को मॉस्को में चीन के राजदूत से सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधिकारिक रूप से इसका जो निर्माण है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र के जो साइलेंट जो फीचर क्या क्या थे वो मैं बताना चाहूँगा। पहला है, प्रत्येक सरकारी द्विपक्षीय संधि के उन सदस्यों और उसके अनुयायियों के खिलाफ जो उसके ओपोनेंट थे, जो अलाइड पावर के खिलाफ, वो अपने उसके जीतने के लिए पूर्ण संसाधन, सैन्य, आर्थिक, रोजगार देने का वचन देती है, जिसके साथ ऐसी सरकार युद्ध में है, मतलब इस अलायंस को पूरा सपोर्ट करेंगे। कौन करेंगे? वो अलाइड पावर में जो थे, जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं।
दूसरा इसमें था कि प्रत्येक सरकार खुद को सरकार के साथ सहयोग करने का संकल्प लेती है और दुश्मनों के साथ एक साथ अलग युद्ध विराम में शांति बनाने के लिए नहीं। तो ये था उसके जो डिक्लेरेशन था 1942 को, जब इसके जो तैयार किया गया था आगे का। इसके बाद हम बात करेंगे जो यूएनओ के बारे में थोड़ा हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, यूएन चार्टर जो साइन किया गया था 26 जून 1945 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। पहले इसका लक्ष्य सक्सेस में था, बाद में इसे स्थानांतरित करके न्यूयॉर्क में लाया गया। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 6 लैंग्वेज है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में 193 है, पहले 192 था और लास्ट में अभी कुछ समय पहले दक्षिणी सूडान को इसमें शामिल किया गया है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, वो एंटोनियो गुटेरेस है और जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है तेजनी मोहम्मद बंदे है। और इसमें टोटल चार्टर में 111 आर्टिकल है और इसका जो फ्लैग है वो 20 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया। और हम फ्लैग की बात करते हैं तो इसमें वर्ल्ड मैप इसमें दर्शाया गया है और ध्वज की जो लंबाई, फ्लैग की जो लंबाई है 2.3 तथा 3.5 निर्धारित की गई है जब इसे फहराया जाता है। और इसमें इस फ्लैग में सफ़ेद रंग में विश्व को दिखाया गया तथा दोनों ही जैतून की 2 शाखाएं हैं, इसे सम्मिलित किया गया है जो शांति का प्रतीक है। ध्वज का रंग हल्का नीला है। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसमें वर्तमान में 193 है और इसका जो सेशन है वर्ष में एक सेशन होता है और इमरजेंसी के दौरान इसका और बैठकें बुलाया जा सकता है। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो तिजानी मोहम्मद बंदे है और विश्व के कई विद्वानों ने इसे जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद की संज्ञा दिया है। कई लोगों ने इसे विश्व की नगर सभा का संज्ञा दिया है। और अगर हम बात करें जो महासभा का जो मुख्य कार्य है वो है बजट को अपनाना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का अनुपालन करते हुए सुरक्षा परिषद के जो नॉन परमानेंट सदस्यों का चुनाव करना, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का चुनाव करना। बड़ ध्यान दें, ये जो चुनाव, ये जो भी जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है या एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इनकी जो अंतिम स्वीकृति है वो सुरक्षा परिषद के स्वीकृति के द्वारा ही पारित किया जाता है। उनका कंसेंट होना अंतिम ज़रूरी है, उसी के बाद उसे प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसमें 193 देशों का जो वोटिंग राइट, एक देशों में से मतलब एक देश एक वोट कास्ट कर सकता है, उसका वैल्यू 1 वोट माना जाएगा। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो न्यूयॉर्क में है और इसमें 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 अनपरमानेंट हैं। जो 5 सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर का भी अधिकार दिया गया और जो 10 लोग हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसका जो सेशन है वर्ष में एक मीटिंग बुलाया जाता है और इमरजेंसी के दौरान कभी भी बुलाया जा सकता है। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो डोंग दिन के है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रतिशत का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुरक्षा परिषद महासभा के जो महासचिव की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ नए सदस्य है जो जनरल असेंबली उसकी जो प्रवेश की सिफारिश करती है और साथ ही साथ ये महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ ध्यान दें, जो सुरक्षा परिषद है ये मुख्य, आप ये कह सकते हैं कि यूएनओ का मुख्य एक मेन ऑर्गन है। कोई भी निर्णय लेना है इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य रोल प्ले होता है
अगर इसमें से किसी भी सदस्य ने अगर वीटो कर दिया तो कोई भी प्रस्ताव है वो निरस्त माना जाएगा। अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी के जो वीटो के बारे में। जो वीटो है ये बहुत मुख्य रोल प्ले करता है और ये 5 मुख्य देशों को ये अधिकार दिया गया है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश है जिन्हें वीटो पावर दिया गया है। और जो वीटो पावर का जो प्रावधान है अनुच्छेद 24 में परिषद की मतदान प्रक्रिया का वर्णन है। इस प्रक्रिया में किसी विषय में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे। कहने का मतलब इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो नॉन परमानेंट सदस्य जिनकी संख्या 10 है, इन दोनों को मिलाकर किसी भी प्रस्ताव को पास करना, इसमें 5 सदस्यों के साथ और 4 लोगों का, कहने का मतलब टोटल मिला के 9 लोगों का होना जरूरी है। इसमें जो 5 सदस्यों का जो स्वीकृति है वो बिल्कुल आवश्यक है, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। स्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर है प्राप्त नहीं है। यदि किसी सदस्य ने कार्यवाही के दौरान निषेधाधिकार का प्रयोग किया वो असफल कर सकता है। निषेधाधिकार का जो वीटो पावर का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 4 फरवरी 1944 को याल्टा सम्मेलन में रखा था। वीटो का अर्थ होता है रोकना। इसका आज तक जो सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का जो प्रयोग है वो सोवियत संघ ने किया है। ये सबसे पहला जो वीटो पावर का प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा 16 फरवरी 1946 को लेबनान एवं सीरिया से ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें हटाए जाने के मुद्दे पर किया था। अब बात करते हैं न्यास परिषद के बारे में। न्यास परिषद का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है और इसमें 15 सदस्य है, जिसमें 5 सदस्य परमानेंट सदस्य है जो सिक्योरिटी काउंसिल के है। इसका जो स्तर है एक है, वर्ष में 1 मीटिंग होना चाहिए, कभी भी आपातकालीन के दौरान बुलाया जा सकता है। और जो ट्रस्टशिप का जो कार्य है और इसका जो उद्देश्य है स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए विदेशी शासनों के तहत देशों की मदद करना है। 11 ऐसे देश है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस प्रणाली के तहत आए थे। 1994 तक सभी जो ट्रस्ट प्रदेशों ने स्वतंत्र प्राप्त कर ली थी। दूसरा हम बात करते द सोशो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। और इसका जो मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसमें वर्तमान में 54 सदस्य हैं जो 3 साल के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। और इसका सेशन जो स्तर है एक होता है, कभी भी मीटिंग इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो मोना जूल है। और इसका जो मुख्य कार्य है आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में महासभा की सहायता करती है। और साथ ही साथ यह आर्थिक और सामाजिक मामलों के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र की कई विशेष एजेंसियां हैं जो उसके मुख्य अभिकरण है के बीच सहयोग और समन्वय करता है। यह है सामाजिक और आर्थिक परिषद का कार्य। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटरीट, सचिवालय। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें 5 सदस्य है, 15 सदस्य है जो 5 स्थायी और 10 अनपरमानेंट सदस्य हैं। और इसका मीटिंग एक होना ज़रूरी है, कोई भी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। और इसके जो महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो विभिन्न कॉन्टिनेंट से चुने जाते हैं। और ये जो सचिवालय महासचिव और हज़ारों यूएनओ कर्मचारी से बना है। कहने का मतलब इसमें एक महासचिव होता है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है और उसी देखरेख में ये सचिवालय कार्य करता है। और इसमें स्टाफ भी है। वर्तमान में इसमें विभिन्न कॉन्टिनेंटल और देशों से इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। और इसके जो सदस्य हैं जो यूएनओ के दैनिक जो ड्यूटी है उसे पूरा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में कार्य करते हैं। विश्व में जो जहाँ भी शांति स्थापना के लिए जो भी कार्य करना है वो
इसी कार्यालय के देखरेख में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो सेक्रेटरीट के मुख्य हेड, आप ये कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, जिसका जो प्रावधान है आर्टिकल 97 में किया गया है। और ये महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर किया जाता है। महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी मामलों में ला सकता है, और खासकर विश्व में कहीं भी शांति भंग होने या सुरक्षा के रखरखाव के लिए जहाँ पर खतरा महसूस होता है, तो वहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है ये जो महासचिव है। आपने देखा पिछले बार उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में परमाणु वॉर तक का एक बात चला और विश्व के लिए खतरा सा उत्पन्न हो गया था। तो उस दौरान नॉर्थ कोरिया ने ये भी कहा था कि मैं साउथ कोरिया पे परमाणु बम गिरा दूंगा, और उस समय तत्कालीन जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस वहाँ पर गए और उन्होंने शांति स्थापना के लिए अपना अहम भूमिका निभाया था। और उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग है, नीदरलैंड में। और इसके सदस्य महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, जिनका जो अधिकतम संख्या है वो 15 न्यायाधीश है। और इसके फंक्शन क्या क्या है? न्यायालय की जो भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा इसे प्रस्तुत कानूनी विवाद और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विभिन्न जो एजेंसियां हैं, जैसा WTO है, इसके साथ साथ WHO है, यूनिसेफ है, जो ये इसके विशिष्ट अभिकरण है, द्वारा निर्दिष्ट जो कानूनी प्रश्नों पर इन्हें सलाह देना का जो कार्य है वो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स। ये क्या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के खासकर जो आर्टिकल में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। और ये इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन हल्के अस्त्रों से लैस अधिकतम 5000 सैनिक तैनात किए जाने का प्रावधान रखा गया है। आज की जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है, जिसे इसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स 1956 तक इसे संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव उस समय के डैग हैमरशोल्ड ने यूनेफ का नाम परिवर्तन, क्योंकि इसका नाम पहले यूनेफ था, कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र आपात सेना, इसका नाम से परिवर्तन कर इसका नाम पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना का नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं है, अतः शांति सेना अभियानों के दौरान सैनिक, असैनिक कर्मचारी, सैन्य उपकरण तथा अन्य सैन्य संसाधन सहयोगी आधार पर उपलब्ध कराते हैं। अभियान के दौरान अपनी वर्दी देश के लिए पहनते हैं, कहने का मतलब इनका जो ड्रेस है वो वही ड्रेस पहनेंगे उस अभियान के दौरान जो उस देश में उन्हें अलॉट किया गया है। और मात्र उनके लिए एक हेलमेट दिया जाता है जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है, और उनका जो वेतन भत्ते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अदायगी नहीं किया जाता, बल्कि वो मान लो अगर भारत या पाकिस्तान कोई भी देश अगर UN पीस में शामिल होते उस देश की सैनिक, उनका जो वेतन है उस देश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं UN सक्सेस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। 75 से लेकर अधिक देशों में 90 मिलियन लोगों का भोजन प्रदान करना, 34 मिलियन से अधिक शरणार्थियों की सहायता करना, 71 अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों को अधिकृत करना, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए 140 देशों के साथ काम करना, अपने चुनाव के साथ प्रति वर्ष लगभग 50 देशों की सहायता करना, दुनिया में 58% बच्चों के लिए टीकाकरण प्रदान करना,
मातृस्वास्थ्य प्रयासों के साथ 1 वर्ष में लगभग 3 मिलियन महिलाओं की मदद करना और 80 संधियों और घोषणाओं के साथ मानवाधिकार की रक्षा करना, ये कुछ सक्सेस है जो यूएनओ के हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कभी भी राष्ट्रों पर आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन तथा वर्तमान समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद आए हैं जिनको सुलझाने में उसे सफलता मिली है और कई तरह की निराशा भी हाथ लगी है। तो हमें इसे मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इतने तरीके से वो शांति और सुरक्षा के अलावा वो इस तरह के कुछ गुणात्मक कार्यों का अपने संवर्धन भी कर रही है, उसे पूरे विश्व भर में अपना अहम भूमिका निभा रही है। इसके लिए कई तरह के एजेंसी है, चाहे WHO, ILO हो, यूनिसेफ हो, कई तरह के इसके ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रही है। साथ ही साथ उसके अलावा कई तरह के यूएनओ के पर प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं कि यूएनओ ने अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं भी किया है, खासकर शांति के मामले में, चाहे वो कोल्ड वॉर के दौरान हो, चाहे वो क्यूबा संकट हो, सवेज संकट का दौर हो, भारत पाकिस्तान वॉर हो, खाड़ी संकट के दौरान हो, भारत पाकिस्तान का जो कारगिल वॉर हो, कई इस तरह के युद्ध हुए हैं जहाँ पर यूएनओ ने अपनी भूमिका को थोड़ा पीछे किया है, अपनी जो भूमिका को वहाँ पर अपनी भूमिका को अदा नहीं किया। कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि इसमें 5 जो परमानेंट सदस्य हैं उनका ही दबदबाव है और इनकी हेजमनी है, और खासकर इसमें जो वीटो पावर की बात करते हैं उसका बहुत तरह की आलोचना किया जाता है। अगर कई बार किसी देश के द्वारा या आतंकवाद के खिलाफ या कोई भी मुख्य मुद्दा के ऊपर कई बार प्रस्ताव लाया जाता है तो कोई देश उसके ऊपर वीटो कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसमें आज सुधार करने की आवश्यकता है। आज समय की डिमांड है, आज भारत, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील ऐसे देश है जो आज ये बात कर रहे हैं कि यूएनओ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और भारत जैसे देशों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए आज USA है, चाहे रशिया है, चाहे ब्रिटेन है, सारे ये देश इसकी भारत के लिए बहुत ज़ोर तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत अपना अहम भूमिका भी निभा रहा है और उसे सदस्यता भी मिलना चाहिए। और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें चीन अभी भी इनडायरेक्टली भारत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.